यूट्यूब चैनल लीड योर लाइफ। लीड योर लाइफ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मौसम का बदलाव अपने साथ में बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। अभी वायरल बुखार बहुत जोरों पर है और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी वायरल फीवर को लेके कि आखिर इस वायरल फीवर का क्या सॉल्यूशन है और क्या कारण होता है जिसके कारण ये वायरल फीवर्स हमारे को लग जाता है, हम इससे ग्रसित हो जाते हैं। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं और जब वायरल फीवर हमें हो जाता है तो किन किन डाइट का हमें ख्याल रखना चाहिए, खान पान में क्या सुधार करना चाहिए, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट। वायरल बुखार जो है वो कम समय के लिए तो रहता है, लेकिन इसका जो आपके शरीर के ऊपर जो असर होता है वो बहुत दिनों तक रह जाता है। जो हमारा अभी थर्ड वेव की बात चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में जो मौसमी वायरल फीवर है उससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में कठिनाई हो रही है कि आखिर वायरल फीवर जो मौसमी है वो और जो कोविड-19 की वजह से जो फीवर हो रहा है वायरल फीवर, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हमें डर हो जाता है कि कहीं हमारे बच्चों को हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या हमें जनरल जो मौसमी जो बुखार होता है, मौसमी वायरल फीवर्स होता है, उसका अटैक है। तो पिछले वीडियो में मैंने इन दो चीजों को, यानी कोविड का जो फीवर है उसका और जो जनरल कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है, उसमें मैंने डिफरेंस करके आपको बताया था। तो उस वीडियो को आप देखिए, आपको इसमें दोनों में अंतर समझ में आएगा कि आप समझ पाएंगे कि दोनों में मुझे क्या हुआ है। इस बात को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वायरल फीवर्स के कारण क्या है, लक्षण क्या क्या आ सकते हैं, इसका क्या प्रिकॉशन हम रख सकते हैं, यानी हम अपने आप को इसके लिए क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं इससे बचने के लिए, और होम्योपैथी इस कंडीशन में आपकी कैसे मदद कर सकती है। आइए इन सब बातों को आगे डिस्कस करते हैं। आइए पहले वायरल फीवर्स होने के कारणों को हम जानते हैं। अबाउट 200 वायरस है जो फ्लू या फ्लू जैसे लक्षण हमें दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लू जो होते हैं वो राइनो वायरस की वजह से होते हैं। पहला जो हमारा कारण है ये वायरल फीवर्स होने का, वो है हमारा खुद का कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसका कमजोर होने की वजह से ही हमें ये वायरस अटैक करते हैं और हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। दूसरा कारण को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फीवर कोई बीमारी नहीं है। जब कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमारा खुद का बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम है जो उससे लड़ता है, फाइट करता है और एक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और इस इन्फ्लामेशन के तहत ही फीवर होता है और हमें लगता है कि हम वायरल फीवर हमें हो चुका है और वायरस हमें अटैक कर दिया है। ये मैंने इन्फ्लामेशन वाले वीडियो में, इनेट इम्यूनिटी वाले वीडियो में मैंने इसे अच्छे से समझाया है कि फीवर, इन्फ्लामेशन जब प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर के अंदर तो फीवर कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब बातों को डिस्कस मैंने किया है उस वाले वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं, उन्हें फीवर नहीं आता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। फीवर आना अच्छी बात है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो उस फीवर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो फीवर उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात होती है। इससे पता चलता है कि हमारा जो बॉडी है वो वायरस से लड़ने में अपना सिस्टम को यूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो आने वाले दिनों में उस वायरस को बॉडी से एक्सपेल कर देगा, हटा देगा, और हमारा बॉडी क्योर हो जाएगा, फिर से प्रॉपर जो उसका हेल्दी वे था लिविंग का, उस वे में आ जाएगा, यानी कि हेल्दी हो जाएगा। तीसरा जो कारण है वो हमारा नेजल एंड थ्रोट का टेम्परेचर का 33 डिग्री से नीचे होना, ये कारण हो सकता है जिसके कारण वायरल अटैक हो सकता है। हमारे नाक और गले का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी कारणवश, जैसे कि बारिश में भीगने की वजह से, या आइसक्रीम खाने की वजह से, या फिर एसी में बैठने की वजह से गले का टेम्परेचर अगर हमारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है, तब वायरल अटैक होने का खतरा बढ़
जाता है, यानी कि हम वायरस के चपेट में आ जाते हैं। तो ये भी है कि हमें अपने नेजल और थ्रोट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी ठंडे जगह पे जा रहे हैं तो आप मफलर और कैप का इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होगा कि नेजल और थ्रोट का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वायरल अटैक आपको नहीं हो। आइए हम वायरल इन्फेक्शन के टाइप्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वायरल अटैक कौन सा हमारे को अटैक किया है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो प्रिकॉशंस को भी जानने से पहले आप पहले टाइप्स को जान लीजिए, तो प्रिकॉशंस को समझने में आपको आसानी होगी। टाइप्स में ये दो प्रकार के होते हैं, एक्जेंथेमेटस एंड दैट इज विद द रैश, एंड नॉन एक्जेंथेमेटस दैट इज विदाउट द रैश। एक्जेंथेमेटस यानी कि ऐसे जो वायरल फीवर जिसमें रैश होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, ये सब जो है वो एक्जेंथेमेटस वायरल फीवर्स के अंदर आते हैं, जिसमें रैश हमें देखने को मिलते हैं। नॉन एक्जेंथेमेटस यानी कि विदाउट रैशेस, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस के द्वारा होता है, एडिनो वायरस के द्वारा निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, फॉर एग्जांपल पारा मिक्सो वायरस 1, 2, 3, 4, ये सारे आते हैं। इन्फ्लुएंजा आता है इसके अंडर में। इन्फ्लुएंजा होता है वो एनिमल्स के से ह्यूमंस में स्प्रेड करता है, फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया हो गया, दैट स्प्रेड फ्रॉम द मंकी टू ह्यूमन, यानी कि मंकी और एडिनो मॉस्किटो से ह्यूमन की तरफ फैलता है चिकनगुनिया जो है, विच इज ए अल्फा वायरस। और स्वाइन फ्लू भी है जो वायरल फीवर्स ही क्रिएट करता है, दैट स्प्रेड फ्रॉम द पिग्स टू द ह्यूमन, जो पिग्स से ह्यूमन में ट्रांसफर करता है, स्प्रेड करता है। बर्ड फ्लू है जो चिकन से ह्यूमंस में स्प्रेड करता है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं वो नॉन एक्जेंथेमेटस वायरल फीवर्स के टाइप्स हैं, यानी कि इन सारे कंडीशंस में क्या होता है कि रैशेस देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन फीवर आता है और वायरल फीवर्स होते हैं, क्योंकि ये सारे वायरसेस के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। नेक्स्ट जो वायरस है वो डेंगू वायरस है, जो बहुत आम है। डेंगू फीवर क्रिएट करता है। और जेई वायरस है विच इज ए फ्लेवी वायरस, और ये स्प्रेड करता है क्यूलिसिन मॉस्किटो से, जो ह्यूमंस में स्प्रेड होके आता है। और जो डेंगू वायरस है वो स्प्रेड करता है एडीज मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमंस में। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है डेंगू वायरस का, जब हमारे ऊपर अटैक आ जाता है तो बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को बहुत मिलते हैं, जिसके तहत जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकते हैं। और इन सब के बारे में डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, और ये इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे हम उबर सकते हैं। बाकी आते हैं नेक्स्ट टाइप में, जो है चांदीपुरा वायरस। ये स्प्रेड करता है सैंड फ्लाई के द्वारा, जिसका नाम है फ्लेबिटोमोनस अर्जेंटिपस। तो ये जो है ये स्प्रेड करता है इसके द्वारा, जिसमें फीवर और सीजर्स बहुत होते हैं, और जो सेंसोरियम है हमारा, जो हमारा खुद का सोच है, विचार है, वो अल्टर्ड कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। और इसके साथ में जीआई कॉम्प्लिकेशंस बहुत देखने को मिलते हैं, यानी पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा चांदीपुरा वायरस में देखने को मिलता है। और कभी कभी इस कंडीशन में चांदीपुरा वाले अटैक में क्या होता है कि रैशेस नहीं भी नजर आते हैं। तो ये सारे टाइप्स है जो मैंने आपको सारे टाइप्स बताए। डेंगू वायरस है, जेई वायरस है, देन आपको चांदीपुरा है, और उधर इन्फ्लुएंजा है। और सारे टाइप्स जितने मैंने आपको बताए ये सारे जो है वो वायरस के द्वारा हमारे में आते हैं, स्प्रेड करते हैं ह्यूमंस में, और हमें जो सिम्टम्स देते हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि वायरल अटैक हमें हो चुका है। तो आइए आगे बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षण के बारे में, कि क्या क्या लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमें वायरल अटैक हो चुका है। और उसके बाद बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं इनसे बचने के लिए। लक्षणों में
यानी कि सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या देख सकते हैं वायरल अटैक्स में, कि हमारा नाक जाम रह सकता है यानी नेजल ब्लॉक हमें हो सकता है, रनिंग नोज यानी जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोराइजा कहते हैं वो हमें हो सकता है, कांस्टेंट कफ हो सकता है यानी खांसी लगातार आ सकती है, ड्राई कफ हो सकता है ऐसे कंडीशन में जिसमें हम अभी देख रहे हैं कोविड के कंडीशन में भी ड्राई कफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, सूखी खांसी देखने को ज्यादा मिल रहा है। फीवर जो है वो लेस देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 101 से कम रह सकता है, ज्यादा रह सकता है इन्फ्लुएंजा के कंडीशन में और निमोनिया के कंडीशन में, क्योंकि निमोनिया और इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि फीवर के साथ चिलीनेस भी रहती है, यानी हमें जाड़ देके बुखार भी आता है यानी कि ठंड देके बुखार रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये निमोनिया का कंडीशन हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का कंडीशन हो सकता है। बहुत इरिटेबिलिटी रहती है, बर्निंग, थ्रोट में बर्निंग रह सकती है, बॉडी एक यानी हमारा पूरे शरीर में दर्द रहता है जिसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, यानी कि पूरा हड्डी को तोड़ देने वाला फीवर, ऐसा फीवर हमें महसूस होता है। और ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि सर्दी जो है वो सर में जम सी गई है। तो ऐसा जो पेशेंट बोलते हैं कि सर्दी जम सी गई है, तो ऐसा नहीं है कि सर्दी जाके सर में जम जाती है, यानी कि पूरा चीज ब्लॉक उनको लगता है, नेजल से लेके नाक से लेके पूरे सर में लगता है कि कोई चीज जैम्ड हो गया है, जल्दी निकल नहीं रहा है। और साथ में मैंने आपको जैसे बताया कि मीजल्स के कंडीशन में, चांदीपुरा वायरस का अटैक के कंडीशन में हमारा पेट अफेक्टेड होता है, तो वैसे कंडीशन में जब जो वायरल अटैक है वो हमारे पेट पे होता है, तो वैसे कंडीशन में जीआई सिम्टम्स हमें नजर आते हैं जिसमें नौसिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस ऐसे चीज हमें हो सकते हैं, यानी कि हमें पेट संबंधी प्रॉब्लम जिसमें उल्टी ऐसा महसूस होना जिसे नौसिया कहते हैं, वॉमिटिंग यानी वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी हो जाना ऐसा भी हो सकता है, लूज मोशन यानी कि हमें पतला लैट्रिन हो सकता है जिसमें वायरल अटैक्स में भी हमारा जो लैट्रिन है वो 5 बार 10 बार ऐसा कंटिन्यू मोशन में रहता है। और हमारा जो एपेटाइट है यानी भूख जो है वो बहुत कम हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। जब हम जीभ देखेंगे तो जीभ में हम देखेंगे कि हमारा जो टंग है वो कोटेड है, व्हाइट कोटेड टंग हो जाता है, कोटिंग आ जाती है जीभ के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हमारे पैथी में है टंग की कोटिंग को लेके, तो वो मेडिसिन में आगे डिस्कस करूंगी कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है। इसमें और क्या सिम्टम्स नजर आते हैं कि आपको मोशन से, यानी कि आपको जब आप चलते फिरते रहते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, आप चुपचाप रहना पसंद करते हैं, चुपचाप शांत अवस्था में ज्यादा पसंद करते हैं रहना, चलने फिरने से आपकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। सेकेंडली, लेकिन हर फीवर में ऐसा नहीं होता है, वायरल फीवर्स में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहती है और बॉडी में ऐसा लगता है कि हड्डियों को तोड़ देने वाला दर्द है, और साथ में मोशन से, चलने फिरने से तकलीफ बढ़ जाती है। साथ में मिजल्स में देखा गया है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा है मिजल्स के कंडीशन में कि बच्चों को या बड़ों को भी जब मिजल्स हो जाता है, ज्यादातर बच्चों को ही मिजल्स होता है, तो वैसे कंडीशन में मैंने देखा है कि पहले से अगर सिम्टम्स नहीं था कान दर्द का तो ईयर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कान में दर्द पेशेंट लेके आता है, बच्चे लेके आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं ये सारे सिम्टम्स नहीं भी आ सकते हैं, 1-2 सिम्टम्स ओमिट भी हो सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, और कुछ सिम्टम्स रहते भी हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स जो है वो वायरल फीवर्स के अटैक में पेशेंट में मौजूद रह सकते हैं। तो आइए आगे बात करती हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ऐसे कंडीशन में कैसे मदद कर सकती है, क्या लक्षण आपको देखने में आएगा तो आप क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप सारी मेडिसिन एक साथ ही ले लें। आपके लिए आपके सिम्टम्स के अनुसार कोई एक ही मेडिसिन सिलेक्शन में आएगी जिसके खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स हट जाएगी। लेकिन ये सिलेक्शन जो है मेडिसिन का ये आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको किसी अच्छे फिजिशियन से जो ऑथेंटिक फिजिशियन है, होम्योपैथ फिजिशियन है, उनके पास जाके आपको सलाह लेनी चाहिए और तब मेडिसिन आपको खानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मेडिसिन का नाम यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो वायरल फीवर्स को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो आइए मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन
को जानने से पहले आइए पहले प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वायरल फीवर्स को कंट्रोल करने के लिए। पहले तो फोर एंड फॉरमोस्ट चीज है कि पानी आप खूब ज्यादा पीजिए। जितना आप पानी पीजिएगा फीवर को कंट्रोल करने में आपको उतनी ही मदद मिलेगी। सेकेंडली क्या है कि काढ़ा आप पी सकते हैं। काढ़ा आप तुलसी का, सौंफ का, धनिया का, लौंग का, काली मिर्च और अदरक का, ये सारा काढ़ा या तो आप सबको मिक्स करके या फिर अलग अलग करके भी आप बना सकते हैं और थोड़े थोड़े मात्रा में आप इसका यूज करके फीवर को कंट्रोल करने के लिए ये काफी अच्छा उपाय है। देन आपको जो है वो खाना जो है वो बहुत हल्का और सुपाच्य खाना चाहिए, यानी कि मूंग का दाल का खिचड़ी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी तीसरे दिन, यानी कि फीवर का अटैक आपको आ गया है तो पहले 2 दिन जो है वो सिर्फ जूस लीजिए आप, यानी कि वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं, कोकोनट जूस ले सकते हैं, साइट्रस फ्रूट का आप जूस ले सकते हैं। साइट्रस फ्रूट क्या होते हैं इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी कि साइट्रस आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि साइट्रस फ्रूट क्या क्या है जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो वो उन तरह के फ्रूट्स को आप शामिल कर कीजिए 2 दिन में, और तीसरे दिन आप क्या कीजिए कि हल्का सुपाच्य खाना खाइए जिसमें मूंग दाल की खिचड़ी आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद है कि जब फीवर आपको होता है वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिए कि मेडिसिन के साथ में आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। स्पॉन्जिंग कहने का मतलब है कि पट्टी लगाना। आप अपने फोरहेड पे पट्टी, सूती कपड़े का पट्टी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पट्टी जो है वो ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, यानी आप पूरा पानी निचोड़ के और तब जाके सर पे रखिए और उसके 2 मिनट पे जब वो हल्का सूख जाए तो आप उसको चेंज करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर ज्यादा इनहेंस नहीं होगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको ऐसे कंडीशन में अगर आप मॉडर्न मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, यानी एलोपैथ मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, तो वैसे तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपने खुद से मेडिकेशन कर रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट यूज एंटीबायोटिक्स। ऐसे कंडीशन में जो वायरल फीवर्स होते हैं, वायरल अटैक होते हैं, वैसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके अपेक्षा जो एंटीबायोटिक्स है उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको ज्यादा फ्यूचर में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा आपके बॉडी में और वो एंटीबायोटिक इन फ्यूचर में बाद में काम ही नहीं करेगी। तो वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक का यूज आप नहीं कीजिए। सेकेंडली जो लास्ट एक पॉइंट है जो आपको प्रिकॉशंस में रखना चाहिए वो है वैक्सीनेशन का यूज। 2-3 तरह के वैक्सीन आते हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन है जो शुरू के 6 मंथ पर दिया जाता है, उसके बाद प्रत्येक साल दिया जाता है। आप इसको लगवा के और वायरल जो फ्लू है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सेकेंडली जो है एक टीआईवी वैक्सीन आता है जिसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट इनएक्टिव वैक्सीन, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में काम करके आपको प्रोटेक्ट करती है। इसका भी वैक्सीनेशन आप लगा करके अपने आप को इन्फ्लुएंजा से भी बचा सकते हैं। एमपीआर वैक्सीन होती है, ये भी आप लगवा सकते हैं जिससे आप वायरल अटैक से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए आगे बात करती हूँ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो आपको ऐसे कंडीशन में हेल्पफुल साबित होती है, बहुत हद तक कारगर है। मेडिसिन्स पे कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें जैल्सीमियम का भी नाम आता है। ऐसे कंडीशन में जैल्सीमियम का जो लक्षण दिखता है वो है कोल्डनेस इन स्पाइन। पूरे रीढ़ की हड्डी में पेशेंट बोलता है कि हमें ठंड ऐसा महसूस हो रहा है। ड्राउजीनेस, यानी कि उसे लगता है जैसे कि बहुत चक्कर ऐसा महसूस होता है, कमजोरी ऐसा महसूस होता है। और ये जो ऐसे केसेस होते हैं, जैल्सीमियम के जो केसेस होते हैं, इसमें छींकें ज्यादा आती हैं, यानी कि सर्दी खांसी तो रहता ही है, लेकिन साथ में पेशेंट बोलता है कि मैडम छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैंने एक पेशेंट को जैल्सीमियम दिया था और उसको काफी रिलीफ हुआ था, उसकी फीवर भी कंट्रोल धीरे धीरे आने लगी थी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन फीवर ऐसा महसूस हो रहा है, यानी फीवरिश फीलिंग सा हो रहा है। फीवर थर्मामीटर से देखने पर फीवर उसमें शो नहीं होता है, लेकिन अंदर से फीवर ऐसा महसूस होता है। ऐसे कंडीशन में भी आप जैल्सीमियम दीजिए और ये 100% आपका ये काम करती है। फास्फोरस एक मेडिसिन है जिसमें क्या होता है, सिम्टम्स के अनुसार प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठंडे पानी की प्यास रहती है, और जो पेशेंट है
प्यास तो लगती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट पानी पीता है वैसे ही वॉमिट हो जाता है, यानी पेट के अंदर पानी पहुंचा नहीं कि वो वॉमिट हो गया। तो पेशेंट बोलता है कि सर जैसे ही मैं पानी पीता हूँ, मैडम जैसे ही मैं पानी पीता हूँ वैसे ही वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप फॉस्फोरस देख के देखिए, वो मिनटों में जादू की तरह काम करता है और उस पेशेंट का सारा तकलीफ को वो मिनटों में गायब कर देता है। थर्ड जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक तो जैसे समझिए रामबाण है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ज्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो आर्सेनिक के हमें दिख ही जाते हैं, जैसे कि लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, बेचैनी है, वो हमें दिख भी जाते हैं। और क्या होता है कि जो पेशेंट है वो प्यास रहता है, लेकिन पानी जो है पेशेंट वो सिप्स में पीता है, यानी कि घूंट घूंट में पीना चाहता है। और जो उसका तकलीफ होता है, जैसे इसमें ज्यादातर तो फीवर देखने को मिलता है, तो फीवर जो होता है वो मिड डे एंड मिड नाइट एग्रीवेशन होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो बोलता है कि 12-1 बजे के आसपास में मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और रात के 12-1 बजे उसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, बीच में ठीक रहता है। और जो सिम्टम्स हैं, जब आप कॉजेशन देखने जाएंगे कि आखिर ये फीवर हुआ कैसे, वायरल अटैक हुआ कैसे, तो पता चलता है कि पेशेंट ने बासी खाना खाया था, उसके बाद से ही ये फीवर उसको आने लगा। तो बासी कुछ भी खाने या पीने के बाद अगर उसको ऐसा ये सिम्टम्स क्रिएट हुआ है, फीवर क्रिएट हुआ है, तो वैसे कंडीशन में भी हम आर्सेनिक प्रेस्क्राइब करते हैं। सेकेंडली, अगर पेशेंट एक सिम्टम बोलता है कि बहुत ज्यादा बेचैनी है, घबराहट है मुझे, और साथ में जैसे ही मैं कुछ भी खाना खाता हूँ, थोड़ा भी खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। एक और दवा है डलका मारा। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी सर्दियां आ गई हैं, तो ऐसे मौसम में जब बरसात हो जाती है, यानी कि बारिश हो जाती है, तो सर्दियों के मौसम में जब बारिश हो जाए, वैसे कंडीशन में अगर वायरल फीवर का अटैक हुआ है, तो वैसे कंडीशन में डलका मारा नाम की मेडिसिन आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है, बहुत अच्छा कंट्रोल करने में फीवर को कारगर है। कॉस्टिकम, जहां पानी पीने से खांसी में रिलीफ होता है, यानी पेशेंट बोलते हैं कि जब भी मेरी खांसी होती है सूखी, तो उस समय में जैसे मैं पानी पीता हूं तो खांसी में मुझे रिलीफ हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैली बाइक्रोमिकम, जिसको कैली बिच भी हम लोग कहते हैं, इसमें लच्छेदार बलगम आता है जो बहुत ही दिक्कत से बाहर निकलता है, बहुत ही परेशानी से, बहुत ज्यादा खांसने खखाड़ने पर पेशेंट को कफ जो है वो बाहर आता है। बरसात के मौसम में जब तेज धूप भी निकले, यानी कि जब पानी बरस रहा है, वैसे कंडीशन में बहुत तेज धूप भी हो, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन काम में आती है, और वैसे कंडीशन में इसको देने पर जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। ये मेडिसिन तब ज्यादा काम का आ सकती है जिसमें सोने के समय खांसी गायब हो जाती है। मैंने एक पेशेंट को परसों ही ये मेडिसिन दिया है, जिसमें पेशेंट ने कहा कि दिन भर तो मेरी खांसी रहती है, लेकिन जैसे मैं सोता हूँ मेरी खांसी गायब हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में मैंने कैलीबाइक्रोमकम उसे दिया, और तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ, खांसी भी उसकी गायब हो गई, बहुत, यानी कि 2 दिन में खांसी गायब हो गई। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि इतने दिनों से चलने वाली खांसी 2 दिन में कैसे ठीक हो गई उसकी। तो कैलीबाइक्रोमकम का ऐसा जादू होता है। ब्राइनिया एक नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो वायरल फीवर्स में हम यूज करते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें खांसी तो रहती है, और बुखार के साथ में ज्यादा प्यास भी लगती है। लेकिन प्यास इसका कैसा है? इसका जो प्यास है वो लंबे समय में ज्यादा पानी पेशेंट पीता है, यानी कि लॉन्ग इंटरवल में लार्ज क्वांटिटी में पेशेंट पानी पीना चाहता है। आर्सेनिक की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्सेनिक की तरह घूट घूट में पानी नहीं पीना चाहता है। वो ज्यादा मात्रा में पानी पिएगा एक साथ, यानी 1 गिलास 2 गिलास ऐसे पिएगा, और लंबे इंटरवल के बाद पिएगा, यानी कि हो सकता है कि वो आधे घंटे के बाद पिए, 1 घंटे के बाद पिए, या 2-3 घंटे के बाद भी वो पेशेंट मांगे। सेकेंडली, जो सिम्टम्स ब्राइनिया में रहते हैं वो ये है कि फीवर के कंडीशन में जो पेशेंट है वो बिल्कुल आराम से सोना चाहता है, उसे मोशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हाथ पांव भी अपना हिलाना पसंद नहीं करता है। तो आप बेड साइड में जाके देख सकते हैं कि पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैन है, कि चुपचाप पड़ा हुआ है। अगर पेशेंट चुपचाप पड़ा हुआ है तो ब्राइनिया वैसे कंडीशन में हम प्रेस्क्राइब करते हैं, और अगर पेशेंट बहुत रेस्टलेस है यानी बेचैन है, तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो वायरल फीवर्स को कंट्रोल करने में कारगर है, लेकिन
ये कब काम आती है? जैसे ही मैंने आपको बताया कि उसमें बेचैनी ज्यादा रहती है, पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है, इधर उधर भागते रहता है, चुपचाप सोना पसंद नहीं करता, और पेशेंट को मस्कुलर पेन ज्यादा रहता है, बोन का पेन नहीं रहता है। मैंने आपको बताया जैसे कि वायरल फीवर के कंडीशन में हड्डियों को तोड़ देने वाला फीवर रहता है, लेकिन रेस्ट्रिक्स में क्या होता है कि जो पेन होता है वो मस्कुलर पेन होता है, यानी कि मसल्स में पेन होता है और मांस को दबाने पर उसे अच्छा लगता है। ये जो मेडिसिन है वो आपको बरसात में, जैसे कि बरसात के मौसम में आप भीग गए हैं, वैसे कंडीशन में अगर आपको वायरल फीवर हो गया है तो रेस्ट्रिक्स बहुत कारगर मेडिसिन होती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है, जो हर होम्योपैथ के पास मौजूद रहता है, हर आम आदमी भी उसके बारे में जानता है, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के कंडीशन में क्या होता है कि फीवर होती है, लेकिन फीवर के साथ में चिल भी रहता है, यानी कि ठंड दे के बुखार आता है और पेशेंट कपड़ा ओढ़ के, चादर ओढ़ के रहना पसंद करता है। इसमें खास लक्षण जो मैंने देखा है पेशेंट्स में, जिसको देने के बाद मेरे पेशेंट्स ठीक हुए हैं, वो है कि दिन में पेशेंट का नाक खुला रहता है और रात में पेशेंट का नाक जाम हो जाता है। पेशेंट खुद बोलता है कि मैडम मेरा दिन भर नाक तो क्या होता है कि खुला रहता है, लेकिन जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, या वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसका नाक जाम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में, यानी कि दिन भर नाक बहती रहती है लेकिन रात होते ही नाक जाम हो जाती है, वैसे कंडीशन में आप उसे नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब करके उसके वायरल फीवर्स को भी आप खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलोडोना। बेलोडोना भी फीवर को कंट्रोल करने की बहुत बेस्ट दवाई है, लेकिन बेस्ट दवाई तो सभी होते हैं, बशर्ते कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसका जो पिक्यूलियर सिम्टम्स है वो क्या है और हम उसको कब देंगे। बेलोडोना में क्या होता है, सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि अचानक से फीवर बहुत तेज हो जाता है और फिर अचानक से फीवर कम भी हो सकता है, लेकिन अचानक से फीवर तेज हो जाता है, ये इसका सिम्टम है। और खास बात बेलोडोना की ये है कि इसमें पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अगर पेशेंट की प्यास खत्म है और बहुत सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है तो वैसे कंडीशन में हम, और उसका चेहरा जो है बिल्कुल लाल है, तमतमाया हुआ है, उसे थ्रॉबिंग हेडेक यानी कि सर में बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसे हम बेलोडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाइट्रोम्यूर एक मेडिसिन है जो बहुत ही कारगर होती है, बहुत सारे मैंने दिया है, जिसमें रैसेस के कंडीशन में, यानी वायरल फीवर्स के साथ में अगर रैसेस है तो वैसे कंडीशन में नाइट्रोम्यूर बहुत कारगर दवाई है। सेकेंडली जो एक और मेडिसिन है जो वायरल फीवर्स में हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला को भी नहीं भूलना चाहिए फीवर के कंडीशन में, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि सब कुछ होने के साथ में पेशेंट के पास क्या है कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है या कम लगती है, और पेशेंट पानी पीना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। साथ में पेशेंट जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, उसे खिड़कियां, दरवाजा, अगर ठंड का मौसम भी है तो भी वो पेशेंट बोलता है कि मुझे खिड़की खोल दो, मुझे हवा आनी चाहिए, खुला वातावरण, खुला हवा, उसे खुला जगह उसे पसंद आता है। पैक्ड रूम में वो रहना पसंद नहीं करती है। ज्यादातर पल्सेटिला की जो होती है पेशेंट वो लेडीज ज्यादा होती हैं, लेकिन इसे जेंट्स में भी दिया जा सकता है। जो लास्ट मेडिसिन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इपिकाक। इपिकाक के कंडीशन में क्या होता है कि फीवर होता है, लेकिन फीवर के साथ में मैंने आपको जैसे सिम्टम्स में बताया था कि वायरल फीवर्स में टंग जो होता है वो कोटेड होता है, लेकिन पिक्यूलियरिटी यहाँ ये है कि वायरल फीवर्स होने के बावजूद भी अगर फीवर के साथ में क्लीन टंग है, यानी कि टंग पे कोई कोटेशन नहीं है, क्लीन है, बिल्कुल साफ है टंग, तो वैसे कंडीशन में हम इपिकाक के बारे में सोच सकते हैं। खास बात यह है कि इस कंडीशन में, इपिकाक के कंडीशन में, पेशेंट को शरीर में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि वायरल फीवर्स में पेशेंट को दर्द होता है, उसे तो हड्डी तोड़ देने वाला दर्द होता है, लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि मुझे कोई दर्द विशेष नहीं है, हल्का फुल्का है, ज्यादा टॉलरेबल है, लेकिन ज्यादा बर्दाश्त करने लायक है, ज्यादा मुझे पेन नहीं है बॉडी में, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक के बारे में हम सोच सकते हैं। थर्ड जो सिम्टम्स इपिकाक का है वो है कि नौसिया प्रोमिनेंट रहता है। नौसिया मैंने आपको बताया उल्टी ऐसा मन करना, तो उल्टी ऐसा मन हमेशा कर रहा है पेशेंट का वायरल फीवर के साथ में,
में, तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दवा जो हम सोचेंगे वो है इपिकाक के बारे में। इपिकाक जो है वो बेहतरीन काम करती है अगर ऐसा सिम्टम पेशेंट में मौजूद है। तो मैंने जितने भी मेडिसिन आपको यहाँ पे बताई वो सारी मेडिसिन अपने आप में जादू की तरह काम करती हैं, बशर्ते कि इनके जो सिम्टम्स है, पिक्यूलियर सिम्टम्स है, वो पेशेंट के पिक्यूलियर सिम्टम्स से मैच करे। तो ये मैच करना एक अच्छे फिजिशियन का काम है। अच्छे फिजिशियन क्या करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स को लेके और मेडिसिन के सिम्टम्स को लेके हम मैच करते हैं और तब जाके वो प्रिस्क्राइब करते हैं और वो दवा जादू की तरह काम करती है और किसी भी तरह के वायरल फीवर्स को हटाने में सक्षम होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एंड अगर इस वीडियो से संबंधित आपके अंदर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशंस है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।